चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां सभी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। साथ ही आरोपों का दौर भी जारी है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन भी लगातार उपचुनाव को लेकर बैठकें कर रणनीति बना रहा है। उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट के लिए लगातार मंथन कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अयोध्या में क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा या अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर एक बार फिर सपा बाजी मार पाएगी। हम इंडिया गठबंधन के हमारे साथी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सभी 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी मिलकर इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हमारे साथ इस प्रदेश के युवा, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं सभी हैं। सभी ने लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद दिया है, इस उपचुनाव में भी देंगे और 2027 में भाजपा का सुपड़ा साफ हो। अयोध्या की जो जनता जनार्दन है, उसने अपना आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी थे उनको दिया था। उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन के हमारे जो विधानसभा में प्रत्याशी होंगे उनको देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबको ठगा, अयोध्या के लोगों को भी ठगा। वहां विकास के नाम पर लोगों के घर गिराए गए, उनको सही से मुआवजा नहीं मिला। जो सड़कें बनी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जो मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई उसमें बंदर बांट हुआ। तो अब भाजपा बेनकाब हो चुकी है। ये अधर्मी लोग हैं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों को अयोध्या के लोग कभी स्वीकार नहीं। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में बातचीत चल रही है। हम और समाजवादी पार्टी मिलकर 10 की 10 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कितने पर चुनाव लड़ेगी, सपा कितने पर चुनाव लड़ेगी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। जहां हमारे प्रत्याशी होंगे वहां हम अपने लड़ाएंगे और सपा के लोगों को जहां लड़ रहे होंगे वहां उनकी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि हम अपने सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव साथ में लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के युवा, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाएं साथ हैं। जिस तरह से लोकसभा में सभी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, उपचुनाव में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर अंशु अवस्थी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर अयोध्या वासियों को ठगा है, लोगों के मकान तोड़े। अयोध्या में किसी तरह का विकास नहीं हुआ। अयोध्या की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को नकार कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पे संगठनात्मक तौर से बहुत ही मजबूत है। पिछले महीने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन 10 सीटों की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और संभावित प्रत्याशियों के साथ डिस्कशन हुआ और उन्हें निर्देशित किया गया था कि वो जो समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की अवधारणा है उसके अनुसार काम करें और जमीन पर पीडीए को मजबूत करें। समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों पे चुनाव जीतने जा रही है। भाजपा को जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नकार दिया था, उसी तरह से आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भी नकार देगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की समस्याएं चरम पर हैं। किसी भी तरह से किसी भी समस्या का हल उत्तर प्रदेश की सरकार करने में नाकाम रही है। इसलिए जनता समाजवादी पार्टी को पूरा भरपूर सहयोग करने जा रही है। इधर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं
उन पर समाजवादी पार्टी संगठन बहुत मजबूत है। पिछले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन 10 सीटों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए थे। पीडीए फॉर्मूले को लेकर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाई इलेक्शन होना है 10 सीटों पर, उस पर लेके भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से पदाधिकारियों को लगाई हुई है, सरकार के मंत्री लगे हुए हैं और 10 सीटों में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की पहले से हैं और 5 विरोधी दलों की हैं। हम सरकार के काम और संगठन की ताकत के दम पर 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब हैं। इंडी गठबंधन झूठ बोलता है, हार हमारी कहीं नहीं हुई। हम जीते हैं, उत्तर प्रदेश भी अच्छे सीट जीते हैं। हाँ, ये है कि जो हमारी अपेक्षा थी उसके अनुरूप सीट नहीं आई। और हम पहले भी जीते हैं, हम 14 जीते, हम 17 जीते, हम 19 जीते, हम 23 जीते। अखिलेश यादव बताएं कि वो कौन सा चुनाव पिछले 10 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जीते हैं। 99 सीट कांग्रेस को मिलती है, 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को देश में मिलती है और जीत किसकी होती है? तो इस नाते ये इंडी गठबंधन झूठ बोलता है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ रही है। प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पदाधिकारी और मंत्रियों को लगाए हुए हैं। 10 सीटों में से पहले 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हम सरकार के काम को लेकर 10 की 10 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। 10 सीटों को लेकर घमासान देखने को मिली। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को लगा रखा है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस ने भी कह दिया है कि हम गठबंधन के साथ में 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, उसमें एक अयोध्या की सीट है मलकीपुर, जिसको लेके बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा बना। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का डंका एक बार फिर अयोध्या में बजता है या समाजवादी पार्टी एक बार फिर बाजी मार लेती है, ये तो समय बताएगा। लखनऊ से एचएनएन न्यूज के लिए राशिद आरिफ। बुलंदशहर के खुर्जा की आवास विकास कॉलोनी में मंदिर को ध्वस्त करने आई टीम पर खुर्जा से विधायक मीनाक्षी सिंह भड़क गई। विधायक ने आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। देते तो बवाल किसी बात का। आज दिनांक 6/8/2024 को सायंकाल लगभग 4:30 पौने 5 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि आवास विकास कॉलोनी जो तहसील खुर्जा क्षेत्र अंतर्गत स्थित है में आवास विकास के अधिकारियों द्वारा एक मंदिर को तोड़ दिया गया है। तत्काल मैं और सीओ खुर्जा मौके पर गए। हमारे द्वारा यह देखा गया कि वहाँ पर एक चबूतरा था जिसको जेसीबी के माध्यम से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मूर्तियाँ हमारी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, कोई भी मूर्ति हमारी खंडित नहीं है। आवास विकास के अधिकारियों को संबंध में निर्देशित किया गया है तथा जो भी आवास विकास के कर्मचारी जो हैं, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ संबंधित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भैया कुछ नहीं, यहाँ 4-6 औरतें शाम को बस कीर्तन करने आई थी, पूजा करने आई थी। इन लोगों ने ना कुछ बताया ना कुछ करा, आते ही धक्का मुक्की करके हटाने लगे हमें। हमने कहा तुम हमसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मेन मुद्दा ये था कि बदतमीजी क्यों कर रहे हो। उसके बाद ये लोग गाली गलौज पे उतरे और इन्होंने मंदिर तोड़ दिया। किस विभाग के लोग थे ये आवास विकास के लोग हैं और बनवाने में भी योगदान इन्हीं का था। इनके ही कुछ अधिकारी थे जिन्होंने जब मंदिर बना तो लड्डू खाए, पैसे दिए, सब काम कर रहे थे। किस चीज से मंदिर तोड़ा गया? मंदिर तोड़ा गया है जेसीबी से। अच्छा। हाँ, क्या मांगे आपकी? अब हमारी मांगे, हमारा वो मंदिर, हमें मंदिर चाहिए क्योंकि वो जगह आवास विकास की नहीं है। जिस जगह में हमारा मंदिर था ना, वो जगह आवास विकास की नहीं है। वो जगह एक उनकी थी, पंडित जी की थी, उन्होंने मंदिर के लिए ही दी थी। नहीं, जैसे ही हमें सूचना मिली है और हम आए और हमने देखा है जो भी अधिकारियों ने ये कृत्य किया है, ये बिल्कुल निंदा वाली बात है सावन के पवित्र महीने में। और ऐसी इस तरह की घटना ये वाकई में बहुत शर्मनाक है। हमने उन अधिकारियों को चेतावनी दी है और सब लोगों की धार्मिक भावनाओं की
का सम्मान रखते हुए मंदिर यथास्थिति में रहेगा, ऐसा हम सब लोगों ने यहाँ पर बात की है। कहीं न कहीं मैम सावन का महीना चल रहा है, इनके द्वारा माहौल बिगाड़ने का भी कोशिश की है। नहीं, ठीक है, तो अगर इन्होंने इस मंशा के साथ काम किया है तो कठोर कार्रवाई होगी इन अधिकारियों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल कानपुर नगर आयुक्त से मिलने पहुंचा, जहां सभी ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आम जनमानस की मांगों को नगर आयुक्त के समक्ष रखा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा ने कहा कि जनजीवन से जुड़ी जन समस्याओं की जो भी समस्या आ रही है उनका जल्द निस्तारण किया जाए। मुख्य मांगें जनता से संबंधित हैं। सबसे बड़ी मांग है कि उसमें हाउस टैक्स जो कमर्शियल नहीं है उसको कमर्शियल कर रहे हैं। जो लोगों ने हाउस टैक्स पेमेंट कर रखा उनको पिछले 3 साल से बढ़ा हुआ हाउस टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। तो एक पूरे कानपुर शहर के मकान मालिकों में एक कयास सा है कि ये क्या हो रहा है भाई, कौन सा जजिया टैक्स लगाया जा रहा है जो इस तरह से कभी नहीं हुआ कि बैक डेट से वसूला जाए जिसका भुगतान कर चुके हैं। एक तो वो मुद्दा है। दूसरे मुद्दा शहर के अंदर तमाम सफाई के नाम पर बेईमानी हो रही, जो नाली के किनारे कूड़ा डाल देते हैं, उसके बाद नाली में ही फिर बह के चला जाता है। सफाई के नाम पर वसूली होती है, सफाई कहीं नहीं हो रही है। कांग्रेस के डेलीगेशन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनके द्वारा कुछ मांगे उठाई गई, जिसमें मुख्यतः गृह कर की लिखित समस्याएं हैं। इसके अलावा जो शहर में जल भराव है उसकी समस्याएं हैं। तो सभी मांगों के लिए मैंने AMC2 के अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। सभी मांगों का विचार करेंगे। उसमें सीतापुर की तहसील लहरपुर के कंपोजिट विद्यालय तारणपुर में लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल में 5 रसोइयां हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को समय से भोजन नहीं मिल पा रहा है। उधर स्कूल के शौचालय में भी ताला लटका रहता है। विद्यालय में न तो किचन गार्डन है, न कोई लाइब्रेरी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही विद्यालय में 30 साल से प्रधानाचार्य तैनात हैं, लेकिन आज तक BSA की इन पर नजर नहीं पड़ी। रसोइयों को रसोई सुबह मेनू के हिसाब से खाना भी नहीं दिया गया। नहीं, मेनू के हिसाब से मिला। मेनू में क्या है खाने में? आज सब्जी रोटी है। सब्जी में क्या है? सब्जी में क्या है? सब्जी में आलू है और कोई सब्जी हो। क्या सब्जी हो? आपको बनवाया है तो आपको पता होगा क्या क्या है। कोई सब्जी हो। कोई सब्जी क्या? परवल डाल दिया जाए, टमाटर। आज क्या आपने बनाया? क्या सब्जी बनी? टमाटर डाल दिया जाए। ये आज बना क्या है ये पूछना चाहिए। आज आलू बने हैं, आलू के अंदर बैंगन पड़े हुए हैं। सोयाबीन सोयाबीन, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि सोयाबीन बहुत जरूरी है। अब रोज के लिए तो नहीं कहते। आपके घर में मसाला कितने महीने तक चलता है, मतलब कितने महीने में एक्सपायरी मानते हो उसको? मसाला हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा, हफ्ता भर, उससे ज़्यादा नहीं। या 10 फरवरी की मैन्युफैक्चरिंग का मसाला मिला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मसाला तो अभी परसों ही आया। हम अभी आपको दिखाएंगे। ज़्यादा रहे गबन के रहे तो वो जब सब लोग गांव वाले जो पकड़ी मार पॉइंट मिल गया, जब गांव वाले पकड़ी तो एक खरखुरामत गल्ला हुआ पकड़ी खरीद के हालात वो मटर एक हो गया। प्रधानन से खाना छीन ये 2 पंचवर्षिक पहले जो हमारे गांव में तीसरी पंचवर्षी ना रहे 15 वो खुद टीचर रहे, हेडमास्टर रहे, बढ़िया आदमी रहे। वही जब तक प्रधान रहे तब तक इमा खाना उनके हाथ में रहा। पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, पर आप लोगों के द्वारा संज्ञानित कराया जा रहा है, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। यहाँ से टीम भेजकर कल ही इसकी जांच कराएंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। जी सर, यहाँ पर जो उसको क्या कहते हैं, आपके 30 साल से वहाँ पर एक अध्यापक तैनात है, क्या ये हो सकता है कि 30 साल से अध्यापक एक ही जगह? हाँ बिल्कुल, विभाग में क्योंकि जनपद का कैडर होता है अध्यापक का, और किसी एक विद्यालय में अगर अध्यापक हैं और वहाँ रेशियो अध्यापकों का सही है तो जब तक विभाग ट्रांसफर नहीं करता तब तक उस विद्यालय में वो कार्यरत रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, सुविधाएँ तो फिलहाल कोई दिख नहीं रही, ना तो कोई सुविधाएँ है। खाना की सुविधा वो भी बहुत गलत है। खाना ऐसे खाली दे देते हैं, बाकी पानी जैसा खाना बना के देते हैं।
और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 8 के 4 के बच्चे किसी से मालूम करके पूछ लो, छोटा बड़ा नहीं आता है। 8 के बच्चे, कोई बच्चे को निकाल के पूछ लो। ये मौलाना यहाँ पर कब से मौलाना 98 से यहाँ से जोड़ने में 98 से यही तैनात। महोबा में सपा जिला सचिव जलील खान से 3 लाख की ठगी होने का मामला सामने आया। सपा नेता ने कार सवार बदमाशों पर 2.5 किलो सोना देने के एवज में 3 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। सपा नेता ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने की मांग की है। कैंपर 600 रुपये में खरीद ले गया, हमारा आइडेंटिटी कार्ड ले गया दुकान का। जब ये ले गया तो फिर इसने 31 तारीख को पुनः फोन किया हमारे पास कि हम आ रहे हैं कल 1 तारीख को सुबह। तो ये 6 कैंपर और लेना है। तो 1 तारीख को ये हमारे पास जो है इसका फ़ोन आया कि हम सरकारी अस्पताल में महिला गेट नंबर 2 के सामने आ गए हैं, आप आ जाओ भैया। तो हम वहाँ पहुँच गए। तो इसने जो है ये बहन इसकी थी और इसका भांजा था, रोने लगा पैर पकड़ के। तो हमको कुछ दयाबंदी भी आई। अब हमको ये नहीं मालूम कि ये सोने वाली बात कर रहे हैं। इसने जो है फिर बताया कि वहाँ भरुआ में हम काम कर रहे हैं, रेलवे के में खुदाई में हमें सोना मिला है, चांदी मिली है। तो अगर ठेकेदार को पता चल गया तो वो जब्त कर लेगा। हम बाहर के रहने वाले, आप पकड़ गहने रख लो इसको और आप इसमें से 2 मोती लो, चाहे जहाँ से तोड़ लो। तो इसी ने 2 मोती तोड़ के हमें दिए। तो हमने चेक कराया स्वर्णकार के यहाँ, तो वो असली स्वर्ण निकला। इसके बाद में ये जो है अस्पताल में हमसे कहने लगा भैया गहने रख लेना आप, और 3 लाख रुपया जब हम आएंगे बेच खींच के आपका दे देंगे और आपका और ज़्यादा दे देंगे, आपको 1.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के एक दारोगा का व्यक्ति से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। रिश्वत के लिए दारोगा ने व्यक्ति को इतना डराया धमकाया कि व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति का पिछले दिनों किसी से पेड़ कटाई को लेकर विवाद हो गया था। इसी मामले को लेकर दारोगा ने व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी और रुपए न देने पर जेल भेजने की धमकी दी थी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस मामले में सीओ सिटी ने आश्वासन दिया है कि दारोगा पर लगे आरोपों की जांच पड़ताल की जा रही है। मुझे सूचना मिली, सोशल मीडिया द्वारा मुझे पता। आगे बढ़ेंगे। बरेली में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जहां मकान की रजिस्ट्री कराने डीएम आवास आए एक व्यक्ति की गाड़ी का लॉक तोड़कर चोर डैशबोर्ड में रखे 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कि एक वैगन आर गाड़ी जो HDFC बैंक के पास खड़ी है उससे 2.5 लाख रुपया निकाल लिया गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची। इसमें मुबारक हुसैन हैं, थाना भोजीपुरा के रहने वाले हैं। उनकी वैगन आर गाड़ी है और वो यहाँ पीरामल बैंक में आए हुए थे किसी से मिलने के लिए। जब वो गाड़ी मिलने के लिए गया और उसके पश्चात जब वापस आए तो वापस आने पे जो उनके डैशबोर्ड में, डिग्गी के डैशबोर्ड में करीब 2.5 लाख रुपया रखा था वो नहीं मिला। इस मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर चोरी की वारदातें हुई हैं, डीएम आवास के बाहर से ही चोरी हो गई, जो कि अपने आप में गंभीर मसला है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। किसी तरीके का कोई डर नहीं है। ऐसे में वहाँ पर जो व्यक्ति है जिसके साथ चोरी की घटना हुई है वो मकान की रजिस्ट्री के लिए कार्यालय पर पहुंचा था। अब सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस वहां पर ही जांच कर रही है, क्योंकि डीएम आवास के बाहर से चोरी होना अपने आप में गंभीर मसला है कि चोरों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है। लेकिन सीसीटीवी में कुछ घटनाएं कैद हुई हैं, जिसके बाद अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से और मुखबिरों की सूचना पर तलाश जारी कर चुकी है और ये देखना होगा कि कब तक जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे। तो डीएम आवास के बाहर ही चोरी हो गई, गाड़ी का लॉक तोड़कर 2.5 लाख रुपए उड़ा दिए। तो ये पूरी रैकी की गई थी कि किस तरीके से गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। तो बरेली का ये मामला है, जहां पर डीएम आवास के बाहर गाड़ी का लॉक तोड़कर 2.5 लाख रुपए चोरों ने निकाल दिए। सीसीटीवी में भी कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं,
जिसकी शिनाख्त करते हुए अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, तमाम लोगों से बातचीत हुई है, पीड़ित से भी बातचीत हुई है जिनकी चोरी हुई, और यहाँ पर डीएम आवास के बाहर चोरी हुई है। डीएम कार्यालय में अपने काम के सिलसिले में युवक आया था,